अगर आप कभी जापान या साउथ कोरिया गए हो तो आप नोटिस करोगे कि दोनों कंट्रीज सरफेस पे बहुत मॉडर्न, पोलाइट और प्रोग्रेसिव लगते हैं, पर अंदर ही अंदर एक पुरानी छुपी हुई नफरत चल रही होती है जो शायद कभी खत्म नहीं होती। 개인적으로 한일 관계에 대해서 얼마나 민감한가요? 그냥 단순히 일본을 좋아하는 사람도 많지만 솔직히 역사를 알고 보면 일본을 좋아할 수가 없거든요. 그래서 저는 아니요, 싫어요. 저는 싫어요, 일본 너무. 사실 과거의 것들이 전 청산되어야 될 게 조금 많다고 생각해요. 여러 가지. ऑनलाइन फॉरम्स पर के ड्रामास के कमेंट्स में या इवन पॉलिटिक्स स्पीचेस में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के लिए हार्श ओपिनियंस रखते हैं, पर ये कोई सिंपल नेबर राइवलरी नहीं है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती है। ये राइवलरी इमोशनल वाउंड्स पे बेस्ड है, वाउंड्स जो 100 साल पुराने हैं और आज भी उनका दर्द जिंदा है। पर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जापान और कोरिया दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज नेबर्स हैं, दोनों एक एडवांस्ड एशियन कल्चर का हिस्सा हैं, दोनों डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग लोग हैं, फिर भी इतनी इंटेंस हेट्रेड क्यों है भाई? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स का रिजल्ट है या कोई और गहरी वजह छुपी हुई है जो आम लोग समझ नहीं पाते? आज हम इस टॉपिक का असली बैकग्राउंड, कल्चरल इम्पैक्ट और उन इमोशनल स्कार्स को समझेंगे जिन्होंने दोनों नेशंस के बीच इनविजिबल वॉल खड़ी कर दी। स्टोरी 1900s की शुरुआत से स्टार्ट होती है। खैर, ये 1900 से स्टार्ट होती है। उस वक्त जापान एक रैपिडली मॉडर्नाइज होने वाले पावर बन चुकी थी, जबकि कोरिया कंपैरेटिवली वीक और पॉलिटिकली अनस्टेबल थी। 1910 में जापान ने ऑफिशियली कोरिया को एनेक्स कर दिया, मतलब कोरिया को अपना कॉलोनी बना लिया। एनेक्स मतलब कॉलोनी बना लेना। ये 35 साल का रूल 1910 से लेकर 1945 तक कोरियन हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर है। उस दौरान जापानीज गवर्नमेंट ने कोरिया के स्कूल्स, लैंग्वेज और आइडेंटिटी तक कंट्रोल कर ली। कोरियन लैंग्वेज बोलना मना था, लोगों के नाम तक जापानीज स्टाइल में बदलने पड़ते थे। कोरिया के रिसोर्सेज, उनका गोल्ड, उनका राइस, सब कुछ जापान के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हुआ। इमेजिन करो, एक पूरा नेशन अपनी पहचान खो बैठा और अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। और सबसे पेनफुल पार्ट, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हज़ारों कोरियन औरतों को फोर्सफुली कंफर्ट वुमेन बनाया गया। कंफर्ट वुमेन मतलब उन्हें जापानीज सोल्जर्स के लिए सेक्स स्लेव्स बनाया गया। ये ट्रॉमा इतना गहरा था कि उन वुमेन के डिसेंडेंट्स आज भी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। 1945 में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया ना, तो कोरिया फाइनली फ्री हुआ, पर फ्रीडम के साथ साथ एक डीप रिसेंटमेंट भी छोड़ गया। कोरियंस ने जापान को एक ऑप्रेसर के तौर पर देखा और जापानीज ने अपनी डिफीट को, गिल्ट को छुपाने के लिए टॉपिक को इग्नोर कर दिया, मतलब वो शर्मिंदा होने लगे। ये साइलेंस ही आज दोनों के बीच एक इमोशनल वॉल बन गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंट्रीज के लोग इस हिस्ट्री को अलग नज़रिए से देखते हैं। जापान के टेक्स्ट बुक्स में कॉलोनियल पीरियड को बहुत सॉफ्टली मेंशन किया गया, जैसे कोई स्मॉल हिस्टोरिकल इवेंट हो। वहाँ के स्टूडेंट्स को कभी वो ब्रूटैलिटी, वो एक्सप्लॉयटेशन डेप्थ में नहीं बताई जाती, लेकिन कोरिया में हर जनरेशन को ये स्टोरी स्ट्रांगली सिखाई जाती है ताकि उन्हें याद रहे कि उनके एंसेस्टर्स ने क्या सफ़र किया। इस वजह से जब कोई जापानीज पॉलिटिशियन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है ना, जैसे कॉलोनियल रूल ने कोरिया को मॉडर्नाइज करने में हेल्प की, तो कोरियन लोग लिटरली फट जाते हैं गुस्से से, उनके लिए इंसल्ट होता है। फिर एक और लेयर है कल्चरल कंपटीशन। के पॉप और जे पॉप, एनिमी और के ड्रामा, स्किन केयर ब्रांड्स, फैशन ट्रेंड्स, दोनों कंट्रीज एक कल्चरल रेस में हैं। हाँ, कोरिया को लगता है कि जापान उनके ट्रेंड्स कॉपी करते हैं और जापान को लगता है कि कोरिया उनका स्टाइल इमिटेट करते हैं। ये कंपटीशन हेल्दी लगते हैं, पर अंदर से ये कोल्ड वॉर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और पॉलिटिक्स ने इस हेट्रेड को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया। जापान के प्राइम मिनिस्टर जब यासुकोनी श्राइन विजिट करते हैं ना, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के वॉर क्रिमिनल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो कोरिया के लोग इसे एक इंसल्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि जापान अपनी पास्ट एट्रोसिटीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक सीन इमेजिन करो, सियोल के बीच एक स्टैचू लगा है जिसे कंफर्ट वुमेन स्टैचू कहते हैं। ये एक यंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू है जो बेंच पे बैठी हुई है, उसके पाँव नंगे हैं, उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक है, उसके पास एक खाली चेयर होती है, सिंबॉलिकली उन सब वुमेन के लिए जो वापस कभी नहीं आई। हर वेडनेसडे कोरियन एक्टिविस्ट उस स्टैचू के पास प्रोटेस्ट करते हैं। डेकेड्स बाद भी आज तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके उस स्टैचू के पास। एक बार जापानीज एम्बेसी के बाहर एक ओल्ड कोरियन वुमेन ने इंटरव्यू में कहा था, मैं मरने से पहले बस एक सॉरी सुनना चाहती हूँ। उसके बाद कैमरा उसके आंखों पे जूम करता है। उन आंखों में नफरत नहीं होती, दर्द होता है, प्योर पेन होते हैं उन आंखों में। और जापान के लोगों का भी एक एंगल है, वो कहते हैं
हम नई जनरेशन से हैं, हमने वो क्राइम्स नहीं किए, फिर भी हम गिल्टी क्यों रहे भाई, क्यों फील करें हम गिल्टी। ये जनरेशनल गिल्ट और रिसेंटमेंट दोनों साइड्स को इमोशनली एग्जॉस्ट कर चुके हैं। एक और सीन सुन लो, ओलंपिक्स के दौरान जापान और कोरिया के फैंस ने एक दूसरे के फ्लैग्स जला दिए, ट्विटर पे हैशटैग्स चालू हो गए, हैशटैग बॉयकॉट जापान और हैशटैग बॉयकॉट कोरिया। ब्रांड्स ने सेल्स लूज की पर लोगों के इमोशंस नहीं बदले। और जब कोई कोरियन सेलिब्रिटी जापान में परफॉर्म करता है ना, या कोई जापानीज आइडल कोरिया में आता है ना, तो दोनों तरफ से हेट कमेंट्स बरसाए जाते हैं। ये प्रूव करता है कि वाउंड्स अब भी फ्रेश हैं, बस सरफेस के नीचे छुप गए हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें ना, तो जापान और कोरिया के बीच जो हेट्रेड है ना, वो सिर्फ पास्ट की वजह से नहीं है, बल्कि उस पास्ट को हैंडल करने की वजह से भी है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने ज़ख्मों को अलग तरीके से ट्रीट किया। जापान ने अपने गिल्ट को साइलेंस के पर्दे में छुपाया और कोरिया ने अपने ड्रामा को एंगर के जरिए एक्सप्रेस किया। जापान ने अपनी हिस्ट्री के अनकंफर्टेबल चैप्टर्स पर खामोशी इख्तियार की, जैसे उन्हें इग्नोर करने से वो ख़त्म हो जाएंगे, जबकि कोरिया ने उन्हीं मेमोरीज़ को अपनी नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट बना लिया और वो गुस्सा उनकी कल्चरल साइकी में घुस गया। और फिर इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, दोनों नेशंस एक इमोशनल साइकिल में फंसे हुए हैं, जहां हीलिंग कभी कंप्लीट नहीं होती और हर जनरेशन पुरानी बिटरनेस का कुछ ना कुछ हिस्सेदार बन ही जाती है। ये बिटरनेस एक कॉम्प्लेक्स लूप बन गई है। जब जापानीज लोग अपनी हिस्ट्री पर गिल्ट महसूस करते हैं ना, वो ऑकवर्ड साइलेंस चूज करते हैं, डिस्कशन से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कोरियंस उस साइलेंस को एरोगेंस समझते हैं, जिसे देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है उनको लेकर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैं, लेकिन दोनों अपनी इमोशनल वाउंड्स को बैंडेड से कवर कर रहे हैं, प्रॉपर हीलिंग नहीं कर रहे। इमोशनल रिकॉन्सिलिएशन तभी पॉसिबल होती है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के पेन को फील करें, सिर्फ एक्नॉलेज ना करें। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है। यंग जनरेशन में चेंज आ रहा है और ये चेंज क्वाइटली लेकिन स्टेडली हो रहा है। जापानीज यूथ अब ओपनली कोरियन कल्चर को एंजॉय कर रही है। वो के-पॉप सुनते हैं, के ड्रामास भी बिंज करते हैं और सियोल के स्ट्रीट फूड ट्रेंड्स को फॉलो भी करते हैं। और दूसरी तरफ कोरियन यूथ भी जापानीज एनिमे, गेमिंग और एस्थेटिक्स के दीवाने हैं। हर एक कल्चरल एक्सचेंज एक छोटी सी ब्रिज बनाता है जो उन पुरानी वॉल्स को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रहा है जो हेट्रेड ने बनाई थी। ये ब्रिजेस पॉलिटिकल एग्रीमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये हर्ट टू हर्ट कनेक्शंस पर बेस्ड होते हैं। गवर्नमेंट्स अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए पास्ट को मैनिपुलेट कर सकती है। कभी अपॉलजी इशू होती है, कभी विड्रॉ कर जाती है, कभी हिस्ट्री बुक्स में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए जाते हैं तो कभी इरेज कर दिया जाता है। लेकिन आम लोगों में, स्पेशली यूथ और आर्टिस्ट में, एम्पैथी ग्रो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो अपने एंसेस्टर्स के पेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बिना हेट के। ये जनरेशन रियलाइज कर रही है कि पेन शेयर्ड है और हीलिंग भी शेयर्ड होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कंप्लीट हीलिंग तब तक नहीं आएगी जब तक दोनों कंट्रीज ओपनली अपनी गलती और अपने पेन एक्सेप्ट नहीं कर लेते। जब तक जापान ऑनेस्टली अपने मिस्टेक्स को फेस नहीं करता ना, और कोरिया अपने एंगर को रिलीज नहीं करता, तब तक ये वाउंड सिर्फ सरफेस पे हील करेगा, अंदर से नहीं। नेशंस के बीच ट्रस्ट तभी बनता है जब ट्रुथ हाफ बेक्ड नहीं हो बल्कि कंप्लीट होता है। देखो, हेट्रेड जिंदा रहती है जब सच अधूरा होता है, और शायद एक दिन जब दोनों कंट्रीज एक टेबल पर बैठकर अपने स्कार्स को एक दूसरे के सामने रखेंगे ना, बिना पॉलिटिक्स के, बिना डिफेंस के, तब वो रियल हीलिंग स्टार्ट होगी। तब उनके टेक्स्ट बुक्स के पेजेस हिस्ट्री नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरी स्टोरी सिर्फ जापान और कोरिया की नहीं है, ये हर उस जगह की स्टोरी है जहां लोग अपने पास्ट से भाग नहीं पाए। मुझे ये दोनों कंट्रीज एक मिरर जैसे लगते हैं। एक तरफ प्राइड है, दूसरी तरफ पेन है, और दोनों एक दूसरे को समझने के बजाय ब्लेम करते हैं। मैं जब कोरियन और जापानीज पीपल के इंटरव्यूज देखता हूँ ना, तो मुझे एक कॉमन चीज़ लगती है, दोनों के अंदर एक लोनलीनेस है, दोनों में एक इमोशनल एम्प्टीनेस है जो कभी फिल नहीं हुई। शायद इसी वजह से ये हेट्रेड एक कॉपिंग मैकेनिज्म बन गया। मुझे लगता है वक्त के साथ ये बिटरनेस कम हो सकती है अगर लोग हिस्ट्री को एक वॉर नहीं बल्कि एक लेसन के तौर पर देखें, क्योंकि नफरत का कोई एंड नहीं होता। तुम किसी से हेट करते हो तो वो पॉइजन तुम्हारे अंदर ही बनता है भाई। अगर हेट कर रहे हो तो तुम खुद को टॉक्सिक कर रहे हो। अगर जापान और कोरिया कभी अपनी शेयर्ड पेन को शेयर करने लग जाए ना, तो शायद एशिया का सबसे पावरफुल इमोशनल रिकॉन्सिलिएशन होगा वो। और मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब टोक्यो और सियोल के बीच सिर्फ फ्लाइट्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी चलेगी। तब लोग कहेंगे दे यूज्ड टू हेट ईच अदर बट नाउ दे हील्ड। और शायद वही दिन होगा जब हिस्ट्री फाइनली रेस्ट ले पाएगी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच।